हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है टारगेटपुर में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जेपीएससी पेपर वन। जेपीएससी पेपर वन के तहत विविध सेक्शन और विविध में क्या देखेंगे, नगरीकरण। क्या देखेंगे, नगरीकरण। नगरीकरण का आज पार्ट 2 है। पार्ट 1 जो है अपलोड हो चुका है। पार्ट 1 अपलोड हो चुका है। जो नहीं देखे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। हाँ, तो जेपीएससी पेपर 1 का जो प्ले लिस्ट बना है उसमें जाकर देख सकते हैं। पार्ट 1 जरूर देखिए, तब पार्ट 2 देखिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। साथ ही जो नोट्स है, पेपर 1 का जो नोट्स है, विविध और कृषि एवं तकनीकी विकास, एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, और जो मिसलिनियस है, दोनों का जो नोट्स है मात्र 150 रुपये में मिल रहा है। आप लोग व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। देखिए स्क्रीन पर लिख दे रहे हैं 9631926220। इस नंबर पर आप लोग संपर्क करके जो पीडीएफ है मिसलिनियस और एग्रीकल्चर का प्राप्त कर सकते हैं। 9621926220। और अभी टारगेटपुर का कॉम्बो पैक में ऑफर चल रहा है। कॉम्बो पैक में क्या मिलेगा, देखिए पेपर 1 का मिलेगा नोट्स, पेपर 2 का मिलेगा, उसके बाद टेस्ट सीरीज मिलेगा, प्रैक्टिस सेट मिलेगा, उसके बाद देखिए करंट अफेयर्स मिलेगा झारखंड का 2020 टू 2021 मार्च तक। तो पूरे में कॉम्बो पैक में 45% का डिस्काउंट चल रहा है। इसके बारे में जानकारी के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर है, तो वही व्हाट्सअप नंबर जो आप लोग स्क्रीन में देखे थे उसी पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। कॉम्बो पैक में 45% का डिस्काउंट चल रहा है। तो चलिए लेट नहीं करते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। पार्ट 1 में नगरीकरण का पार्ट 1 में हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए। देखिए नगरीकरण के कारण औद्योगिकरण बढ़ा है, रोजगार बढ़ी और बेहतर सुविधाएं बढ़ी। यहाँ तक पार्ट 1 में हम लोग देख चुके हैं। पार्ट 1 जो नहीं देखे, पार्ट 1 अवश्य देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अब देखेंगे यहाँ से आगे हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए भारत में 4 महानगरीय प्रदेश है। 4 महानगरीय प्रदेश में जो प्रथम है, देखिए 4 महानगरीय प्रदेश में जो प्रथम है, पहला है दिल्ली महानगरीय प्रदेश। इसमें देखिए भारत के उत्तरी राज्य शामिल है। दिल्ली महानगरीय प्रदेश में भारत का उत्तरी राज्य शामिल है। यदि आपको मैप नहीं पता है भारत का यदि मैप नहीं पता है तो उत्तरी राज्य कैसे याद रहेगा कि कौन सा उत्तरी राज्य है। इसके लिए आप जहां पढ़ रहे हैं आप मार्केट से जाइए और भारत का मैप, विभिन्न तरह का मैप, विश्व का मैप, भारत का मैप, झारखंड का मैप आप लोग दीवार में टांगिए, तब पता चलेगा कि भारत का उत्तरी राज्य कौन है, दक्षिणी राज्य कौन है। क्योंकि हम लिख दिए उत्तरी राज्य। क्वेश्चन पूछ दे कि पंजाब किस महानगरीय प्रदेश के अंतर्गत आता है, तो जो पुणे किस महानगरीय प्रदेश के अंतर्गत आता है, तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। इसलिए मैप को ध्यान से याद रखिए। चलिए आगे देखिए सेकंड है कोलकाता महानगरीय प्रदेश। इसके अंतर्गत देखिए भारत के उत्तरी पूर्वी राज्य शामिल है। भारत के उत्तरी पूर्वी राज्य शामिल है कोलकाता महानगरीय प्रदेश। 3 में देखिए मुंबई महानगरीय प्रदेश। इसके अंतर्गत महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, दमन द्वीप, मध्य प्रदेश के कुछ भाग जैसे इंदौर और मालवा शामिल है मुंबई महानगरीय प्रदेश में। कोलकाता देख लिए, दिल्ली देख लिए। चलिए अब आगे देख लेते। अब देखिए 4 में चेन्नई महानगरीय प्रदेश। इसके अंतर्गत तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ओडिशा तथा मध्य प्रदेश का दक्षिणी भाग आता है। चेन्नई महानगरीय प्रदेश में तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और मध्य प्रदेश का दक्षिणी भाग। आगे देखते हैं। वर्ष 1901 में भारत में एकमात्र महानगर कोलकाता था। याद रखिएगा, वर्ष 1901 में भारत का एकमात्र महानगर कौन था, कोलकाता था। वर्ष 1981 में भारत में कुल 12 महानगर हो गए और 1991 में 23 हो गया और 2011 में कुल 53 महानगर हो गए। इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। देखिए 1901 में भारत में एकमात्र महानगर कौन था, कोलकाता था। 1981 में 12 होगी, 1991 में 23 और 2011 में 53 महानगर हो गए। 53 महानगर वर्तमान समय में इंडिया में है। चलिए आगे देख लेते हैं। नगरीकरण के परिणाम या परिवर्तन। नगरीकरण का क्या परिणाम हुआ, तो क्या परिवर्तन हुआ। देखिए 2 विचारधाराएं हैं, पहला विघटन मॉडल और दूसरा अनुकरण मॉडल। अब देखिए नगरीकरण के परिणाम या परिवर्तन। नगरीकरण का जो परिणाम है या परिवर्तन है, क्या परिणाम हुआ, तो क्या परिवर्तन हुआ। 2 तरह की विचारधाराएं। पहला देखिए विघटन मॉडल और दूसरा अनुकरण मॉडल। विघटन मॉडल क्या है, अनुकरण मॉडल क्या है, एक एक करके हम लोग समझेंगे। आप लोग वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। देखिए विघटन मॉडल क्या है, सबसे पहले देखते हैं विघटन मॉडल। विघटन मॉडल को शिकागो विचारधारा भी कहा जाता है। इस प्रक्रिया में परंपरागत जो सामाजिक संरचनाएं समाप्त हो जाएगी। विघटन मॉडल में शिकागो विचारधारा कहा जाता है इसको, और इस प्रक्रिया में जो परंपरागत सामाजिक संरचनाएं वो समाप्त हो जाएगी। विघटन मॉडल को लुई बर्थ, रॉबर्ट पार्क और हॉजलिस ने दिया था। देखिए विघटन मॉडल को लुई बर्थ, रॉबर्ट पार्क और हॉजलिस ने दिया था।
इसमें क्या बोला विघटन मॉडल में, समझिए। अब समझेंगे विघटन मॉडल आखिर होता क्या है सिंपल भाषा में। देखिए विघटन का अर्थ ही होता है समाप्त हो जाना, विघटन का अर्थ होता है समाप्त हो जाना। अब समाप्त क्या होगा, देखिए कोई भी ग्रामीण परिवेश है, कोई ग्रामीण समाज है, धीरे 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 जब शहरीकरण की ओर बढ़ता है, नगरीकरण की ओर बढ़ता है, तो ग्रामीण का जो परिवेश है, ग्रामीण का समाज है, वह पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। उसी को बोलते हैं विघटन मॉडल। वहां पर अधिक कृषि का कार्य होता है तो उसके स्थान पर कृषि के जगह पर ले लेता है, औद्योगिक धंधा वहां पर होने लगता है। इसलिए बोला गया कि विघटन मॉडल, इसे शिकागो विचारधारा कहा गया। इस प्रक्रिया में परंपरागत जो सामाजिक ढांचा है, परंपरागत सामाजिक संरचना है, वह पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। अब चलिए आगे देखते हैं अनुकरण मॉडल। देखिए अनुकरण मॉडल के आधार पर, देखिए अनुकरण मॉडल को अनुभव के आधार पर दिया गया। इसमें कहा गया कि शहर में परंपरागत सामाजिक ढांचा का विघटन नहीं होता, बल्कि शहरों में ग्रामीण जीवन की विशेषता देखी जाती है। आप लोग देखें विघटन मॉडल का जस्ट उल्टा है क्या, अनुकरण मॉडल। अनुकरण मॉडल अनुभव के आधार पर दिया गया है और इसमें कहा गया है कि शहर में जो परंपरागत सामाजिक ढांचा है, जो ट्रेडिशनल सामाजिक ढांचा है, वह विघटन नहीं होता है, बल्कि शहरों में ग्रामीण जीवन की विशेषता देखी जाती है। क्या बोला गया है, मतलब समाप्त नहीं होगा और शहरों में ग्रामीण जीवन की विशेषता भी देखी जाती है। जाहिर सी बात है कोई गांव के लोग धीरे धीरे जब शहर की ओर पलायन करते हैं तो गांव में जो सामाजिक ढांचा है, गांव में जो रहन सहन है, ऐसा नहीं कि शहर में आके एकाएक पूरी तरह से शहरीकरण हो जाता है, ये भी बात नहीं है। तो देखिए इसमें क्या बोला गया, इसमें कहा गया कि शहर में परंपरागत सामाजिक ढांचा का विघटन नहीं होता है, बल्कि शहरों में ग्रामीण जीवन की विशेषता देखी जाती है। तो आप लोग याद रखिएगा जो अभी बताएं विघटन मॉडल और अनुकरण मॉडल। अन्य परिवर्तन में देखिए, अन्य परिवर्तन में परंपरागत जाति संरचना में परिवर्तन। गांव में देखिएगा विभिन्न जाति कास्ट के लोग हैं, लेकिन शहर में आते ही जाति की जो वर्ण व्यवस्था है वो धीरे धीरे लगभग समाप्त होने लगती है। हाँ पूरी तरह से नहीं होता है, लेकिन कुछ न कुछ इफेक्ट पड़ता है। तो परंपरागत जाति संरचना में परिवर्तन, संयुक्त परिवार का विघटन। गांव में क्या होता है, बहुत बड़ा फैमिली होता है, सबको चाचा मामा दादा दादी सब एक ही फैमिली में। लेकिन जब शहरीकरण होगा, जब नगरीकरण होगा, तो जब ग्रामीण परिवेश नगर बन जाएगा, तो ऐसे में देखिए संयुक्त परिवार का विघटन होगा, संयुक्त परिवार का विघटन होगा। मान लीजिए कोई फैमिली में 15 लोग हैं, गांव में कोई फैमिली है वह 15 लोग हैं, अधिक शहरीकरण हुआ तो शहर की ओर पलायन किए, तो वही फैमिली 3 फैमिली में बट जाएगा, 5-5 करके। तो जैसे भी बटे, लेकिन 3 फैमिली या तो हो सकता है 2 फैमिली में बट जाएगा। इसलिए शहरीकरण होते ही, नगरीकरण होते ही ज्वाइंट फैमिली का जो हिस्सा है गांव में ही समाप्त हो जाता है। शहर में बहुत कम ज्वाइंट फैमिली देखने को मिलता है। कृषि का व्यापारीकरण। अब देखिए कृषि का व्यापारीकरण, जैसे ही नगरीकरण होगा, शहर की ओर परिणत होगा, तो कृषि का व्यापारीकरण होगा। कृषि का व्यापारीकरण होगा, छुआछूत की भावना कमी होगी। चलिए आगे देख लेते हैं। अब देखिए सन्नगर। सन्नगर क्या होता है, आप लोग ध्यान से समझिए। सन्नगर आखिर होता क्या है, देखिए जब नगर या महानगर का विकास इतना अधिक हो जाता है कि वह अपने प्रशासनिक सीमाओं के बाहर जाकर अन्य कस्बों या गांव को अपने अंदर समेट लेता है, अपने अंदर कर लेता है, तो इन नगरों को या उपनगरों को एकत्रित बस्ती को ही सन्नगर कहते हैं। ध्यान से समझिए क्या बोला गया। मान लीजिए इतना बड़ा एक कोई नगर है और इसके किनारे किनारे छोटा छोटा गांव बस्ती है, और जब यही नगर विकसित हो जाता है, अपना दायरा बढ़ाने लगता है, तो इसको कवर कर लेता है। जितना छोटा छोटा बस्ती है इसको कवर कर लेता है। इसी को ही सन्नगर भी बोलते हैं, इसी को सन्नगर बोलते हैं। याद रखिएगा जब बहुत बड़ा नगर हो या महानगर हो, अपने किनारे किनारे जो छोटा छोटा बस्ती है, छोटा छोटा कस्बा है, उसे अपने अंदर कवर कर लेना ही सन्नगर कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए भारत में सन्नगर दिल्ली, कोलकाता, मुंबई के निकट देखा जा सकता है। भारत में सन्नगर दिल्ली, कोलकाता और मुंबई के निकट देखा जा सकता है। विश्व का सबसे पहला और सबसे बड़ा सन्नगर संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी समुद्री बोर्ड में है। कार्य के आधार पर भारतीय नगरों का वर्गीकरण, कार्य के आधार पर भारतीय नगरों का वर्गीकरण किया गया है। देखिए H.E. जेम्स ने भारत में कार्य के आधारों पर नगरों को बांटने का काम किया। कार्य मतलब कार्य के आधार पर। देखिए राजधानी नगर, अब देखिए राजधानी नगर उसे कहेंगे जो किसी राज्य का राजधानी हो, जैसे दिल्ली, रांची, कोलकाता, तो इसे राजधानी नगर कहेंगे। धार्मिक नगर जहाँ पर पूजा पाठ ज़्यादा होता है, देखिए बनारस, देवघर, हरिद्वार, अयोध्या, ये सब जगह क्या है, धार्मिक नगर है। सैनिक छावनी, देखिए सैनिक छावनी नगर किसे कहेंगे, जहाँ पर सैनिकों का छावनी हो, देखिए रामगढ़ में, अंबाला में। बंदरगाह नगर किसे कहेंगे, देखिए सूरत, विशाखापट्टनम आदि हो जाएगा बंदरगाह नगर। देखिए रेलवे जंक्शन शहर, मुगल सराय, रांची, इसमें और भी नाम ऐड हो सकता है।
पर्यटन नगर शिमला, नैनीताल, दार्जिलिंग। तो इसमें जितना ऐड कीजिएगा उतना ऐड हो जाएगा। जितना भी सारा पर्यटन नगर है जहाँ लोग घूमने फिरने जाते हैं तो आप लोग याद रखिए पर्यटन नगर में आते हैं। और भारत में स्लम क्षेत्र, भारत में स्लम क्षेत्र। अब देखते हैं भारत में स्लम क्षेत्र होता क्या है। देखिए, स्लम एरिया इंप्रूवमेंट एंड क्लियरेंस एक्ट 1956 के धारा 3 के अनुसार ऐसा क्षेत्र जहां मानव के रहने अनुकूल नहीं हो, वैसा क्षेत्र जहां मानव के रहने के अनुकूल नहीं हो, वे क्षेत्र स्लम क्षेत्र कहलाते हैं। स्लम क्षेत्र में बहुत सारा गंदगी होता है, स्वास्थ्य की दृष्टि से रहना उपयुक्त नहीं है। देखिए, इन क्षेत्रों में भूमि की कमी, आवास का घोर अभाव और स्वच्छता का अभाव भी देखा जाता है। स्लम एरिया में देखिए भूमि बहुत कम है, वहाँ पर जमीन बहुत कम है, आवास बहुत कम है, एक आवास में बहुत सारे फैमिली रहते हैं और स्वच्छता का तो बात ही मत बोलिए। आप लोग यदि पता होगा दिल्ली, मुंबई, बड़े बड़े महानगरों में तो आप जो जहाँ रहते हैं, जिस शहर में रहते हैं, आप लोग देख सकते हैं स्लम एरिया वहाँ भी होगा। उन क्षेत्रों में देखिए भूमि की कमी है, आवास का घोर अभाव है, स्वच्छता का अभाव भी देखा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, वर्ष 2011 के जनगणना में स्लम क्षेत्रों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया। पहला देखिए अधिसूचित स्लम। पहला क्या है? अधिसूचित स्लम। इसमें क्या बोला गया? वैसे कस्बे जो राज्य, संघ अथवा स्थानीय प्रशासन के द्वारा किसी न किसी अधिनियम के तहत स्लम क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया गया है। आप लोग देखिए, अधिसूचित स्लम में क्या बोला गया? वैसे कस्बे जो राज्य, संघ अथवा स्थानीय प्रशासन के द्वारा किसी न किसी अधिनियम के तहत स्लम क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया गया है। अब देखते हैं वर्ग 2। देखिए दूसरा, अब देखेंगे स्वीकृत स्लम। अभी देखिए अधिसूचित, अब देखेंगे स्वीकृत। वैसे सभी क्षेत्र जो राज्य या संघ शासित प्रशासन अथवा स्थानीय प्रशासन स्लम बोर्ड के द्वारा स्लम क्षेत्र स्वीकृत हो और उसे किसी अधिनियम के तहत मान्यता नहीं प्रदान किया गया है। देखिए इसमें क्या बोला गया? इसमें कानूनी रूप से मान्यता नहीं मिला है कि यह जो एरिया है स्लम क्षेत्र में आता है, लेकिन इसे स्वीकृति मिला है किसके द्वारा? देखिए, स्वीकृति मिला है राज्य या तो संघ शासित प्रशासन अथवा स्थानीय प्रशासन के द्वारा इसे स्वीकृति मिला है कि यह जो एरिया है स्लम क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब देखिए थर्ड में देखिए चिन्हित स्लम। देखिए चिन्हित स्लम में देखिए क्या बोला गया है? ऐसे क्षेत्र जहां कम से कम 300 की जनसंख्या हो, वैसे क्षेत्र जहां कम से कम 300 की पॉपुलेशन हो, बस्ती का निर्माण दोषपूर्ण ढंग से किया गया हो, स्वच्छता और पेयजल की कमी हो। चिन्हित स्लम में क्या बोला गया? 300 से देखिए कम से कम 300 की जनसंख्या और बस्ती का निर्माण दोषपूर्ण ढंग से किया गया और स्वच्छता की कमी, पेयजल की कमी हो तो उसे चिन्हित स्लम के रूप में मान्यता दिया गया। अब देखिए नगरीकरण की मुख्य विशेषताएं। देखिए नगरीकरण की मुख्य विशेषताएं क्या है? इन क्षेत्रों में उद्योग, व्यापार, वाणिज्य, प्रशासन आदि द्वितीय और तृतीय क्षेत्रों से जुड़े हैं। आप लोग को पता है ग्रामीण इलाका प्राथमिक क्षेत्रों से जुड़े, कृषि से, लेकिन जैसे शहरी इलाका में आइएगा तो उद्योग धंधा, व्यापार, वाणिज्य, प्रशासन आदि जो है द्वितीय और तृतीय वर्ग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। देखिए परिवहन एवं संचार की पूर्ण व्यवस्था, गांव में आपको पता है परिवहन कैसा है, सड़क कैसा है, लेकिन संचार की व्यवस्था धीरे धीरे सुधर रहा है जियो आने से, लेकिन फिर भी शहरों की तुलना में जो सुविधा शहर में गाँव में नहीं है। परिवहन एवं संचार की पूर्ण सुविधा है शहरों में। देखिए बड़े पैमानों पर श्रम का विभाजन, विशेषीकरण, कार्यों के लिए मशीनों पर अपेक्षाकृत अधिक निर्भरता, सामाजिक गतिशीलता, जो शहर के लोग हमेशा बिजी मिलेंगे। प्राथमिक समूहों, देखिए प्राथमिक समूहों के महत्व में कमी। चलिए आगे देखते हैं। अभी आप लोग देखें नगरीकरण का क्या क्या विशेषता है। अभी आप लोग देखें नगरीकरण के विशेषताएं। अब देखिए समस्याएं, क्या क्या समस्या उत्पन्न हो जाता है? अशांत वातावरण, चारों तरफ ट्रैफिक ही ट्रैफिक, स्थान की कमी, भूमि का कमी है, आवास की कमी, घर की कमी है, प्रदूषण है, मलिन वस्तुओं में वृद्धि है, परिवहन की समस्या और पेयजल की भी समस्या होती है। चलिए आगे देखते हैं। दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत अंतर्गत राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन की शुरुआत किया गया। देखिए दीनदयाल अंत्योदय बहुत महत्वपूर्ण योजना देखेंगे, लेकिन इसे हम लोग पहले लिख दिया। दीनदयाल अंत्योदय योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन की शुरुआत वर्ष 2013 में किया गया। इसे आप लोग याद रखिए। आगे देखिए शहरी विकास मंत्रालय की अवधारणा टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन द्वारा की गई है और इसके तहत देखिए 22 राज्यों में 100 स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा। 22 राज्यों में 100 स्मार्ट शहर बनाया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। स्मार्ट सिटी के चयन में देखिए स्मार्ट सिटी के चयन में प्रत्येक वर्ष 100 करोड़ देने का प्रावधान है। आगे देखिए शहरी रूपांतरण व नगरीकरण अटल मिशन, शहरी रूपांतरण व नगरीकरण अटल मिशन 2015 में शुरू किया गया। यह योजना जवाहरलाल राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन का एक नया रूप है।
आप लोग जो देख रहे हैं 2015 में शहरी रूपांतरण हुआ, नगरीकरण अटल मिशन शुरुआत 2015 में हुआ, और इसका जो स्वरूप है पुराना स्वरूप है। देखिए यह योजना जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नगरीकरण मिशन का ही एक नया रूप है। इस योजना के तहत शहरों के अधिक से अधिक रहने योग्य व आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहित करना, मतलब शहर को ज़्यादा से ज़्यादा रहने योग्य बनाया जाना और आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहित करना है। अमृत मिशन क्या है? अमृत मिशन, इसके तहत 500 शहरों का विकास किया जाना है। इसके तहत 500 शहरों का विकास किया जाना है। बस नगरीकरण यही समाप्त होता है। आप जितना भी टॉपिक पढ़े, जितना भी तथ्य पढ़े, पार्ट 1 में और पार्ट 2 में आप लोग यदि लिख लिए तो बहुत अच्छी बात है। यदि हम नहीं लिखें तो इसका PDF हम उपलब्ध करा रहे हैं। कंप्लीट PDF विविध का आप लोग को उपलब्ध कराया जा रहा है। देख लीजिए, व्हाट्सएप नंबर आप लोग संपर्क कर सकते हैं 96 31 92 62 20। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।